नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में अवैध खनन और नूह डीएसपी हत्याकांड का मुद्दा उठा। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया। 19 जुलाई 2022 को नूह के तावड़ू क्षेत्र में जो खनन माफिया जो था उसने एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। ये जो गाड़ी पकड़ी गई थी, जो डंपर पकड़ा गया, उस चालक को जब पुलिस ने पकड़ा तो उससे ये पता नहीं लगा पाई कि वो कौन से स्टोन क्रशर के साथ काम करता था। अगर ये पता करती पुलिस कि ये कौन से क्रशर के साथ, स्टोन क्रशर के साथ जुड़ा हुआ था, तो फिर माफिया का भी पता चलता कि ये कितने चक्कर रोजाना लगाता था, कितना माल ये निकाल करके लेकर के जाता था, किस के माध्यम से जा रहा था माल। ये सबसे बड़ी भूल है। ये इसलिए हुआ कि वहां जो पुलिस कप्तान की जो स्टेटमेंट है वो आप भी देखें 14 मई 2022 को, और ये जो एसपी की स्टेटमेंट है, ये एसपी का कहना जो है, उसने कहा है कि घटना से जुड़े हुए डंपर के किसी स्टोन क्रशर से सप्लाई का लिंक नहीं है। अगर लिंक ही नहीं है तो वहां गया कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस एरिया के अंदर आपके बैरियर है, आपकी पुलिस चौकियां हैं, सब कुछ बना हुआ है, तो फिर वो कैसे गया? इसका मतलब जो पुलिस चौकियां हैं, जो बैरियर लगे हुए हैं, वो लोग फिर इनके साथ मिले हुए हैं, वही लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, वही लोग इस काम को करवा रहे हैं। इसका तो सीधा संबंध ये हुआ। नंबर 2, जो नूह का क्षेत्र है आपका, पिछले 4 साल से 2019 से 22 तक पुलिस के बीच ये पहली घटना नहीं है, ये 22वीं घटना थी। इससे पहले 21 बार इस किस्म की घटनाएं हुई है, और उसके साथ साथ 2 एसडीएम जो वहां पे थे, उन एसडीएम को भी, जिनके अलग अलग दोनों के नाम है, मैं बता दूंगा कि ये दोनों एसडीएम भी जब इस खनन को रोकने के लिए गए तो उनके ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया गया। जब इतनी दफा घटनाएं घट गई तो फिर आपका खनन डिपार्टमेंट जो है वो कहां सोया हुआ था, कहां पुलिस सोई हुई थी? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ आपने सख्ती करी? ये खाता है बड़ा जबरदस्त, और ये हर एक सिस्टम में कि कौन कितने पैसे देता है, कहां पर पैसे देता है, पुलिस कितने पैसे लेती है, खनन का जो अधिकारी है वो कितने पैसे लेता है। आई डोंट वांट टू कोट द फिगर, बट इट इज द न्यूज़पेपर कंप्लीटली कि उन्होंने अमाउंट विल्जर्स की स्टेटमेंट करके अमाउंट कोट किया हुआ है कि इतने का बिकता है, इतने का आता है, और पर्ची मिलती है, और वो पर्ची सब जगह दिखाई जाती है। और जब ब्लास्टिंग होती है तो वो एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुलिस के पास होती है और माइनिंग ऑफिसर के पास होती है, और रात को वहां पर होनी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हरियाणा प्रदेश में अवैध खनन बहुत जिलों में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी खुलेआम जारी है। अभी एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की दुखद मौत हो गई, दोषी पकड़े गए। अन्य जिलों में भी अवैध खनन की घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से नूह जिले में हरियाणा पुलिस ने 4 दर्जन गांवों में हजारों पुलिस बल से घर घर तलाशी की और उन घरों में से कोई मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर जो खेती में उपयोग होते हैं, जेसीबी व ट्रक डंपर को जब्त किया व भारी चालान किए। बहुत से बेगुनाह लोगों को हिरासत में लिया गया। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस सारी कार्रवाई से प्रतीत होता है जैसे दुर्भावना से ग्रस्त और एक इलाके के लोगों के खिलाफ अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाती या दर्शाती। विपक्ष के आरोपों का सदन में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नूह डीएसपी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस शासनकाल से ज्यादा एफआईआर उनके शासनकाल में हुआ है। अवैध खनन की जांच के दौरान 19/7/2022 को तावड़ू की मृत्यु के संबंध में जो डीजीपी हरियाणा की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार है, जो डीजीपी ने रिपोर्ट दी है, उस घटना के सबीर और मित्तर इसाक, इंकार और इकराम, सादिक जो मंगल और मुस्ताक के नाम के लिए
मकान के लिए अवैध रूप से खन लेकर पत्थर जा रहा था मकान बनाने के लिए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी सहित जिले के अन्य अधिकारी अन्य अधिकारियों की निगरानी में तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष जी, अवैध खनन की रोकथाम के लिए, अवैध खनन के मामले सख्ती से निपटने के लिए खान और भू विज्ञान विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया एससीओ तैयार किए जा रहे हैं और आवश्यक हो तो मौजूदा राज्य निगम सख्त प्रावधान के लिए उपयुक्त संशोधन लाया जाएगा ताकि राज्यों में अवैध खनन की घटनाओं को लगाम लगाया जा सके। खान और भू विज्ञान विभाग सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं ताकि खनन के कार्यों को परिभाषा नियमों और विनियमों के अनुसार किया जा सके। जैसे कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में खनन विभाग लगातार अवैध खनन पर लगाम लगा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी गाड़ियां आ रही हैं जिसे पकड़ा जा रहा है। एफआईआर है सारे एक्शन सिटिंग टेबल पे रख लो टाइम चाहिए। 22 जुलाई की घटना है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 18 दिन हुए, अभी 18 भी नहीं हुए, 15-17 दिन के पहले की घटना है। आप चाहेंगे कि 15-17 दिन में सारी चीजें यूं निकल करके आएंगी? ऐसा नहीं होता है। 22 जुलाई की घटना और आज 15 दिन का समय हुआ उसमें, तो इसलिए सारी चीजें आएंगी सामने, तो सब आपको पता और आपके ही सामने आएंगी। आखिर हमने जो 5 दिन में इतना एक जबरदस्त अभियान लिया, उस अभियान में भी बहुत लोगों को एतराज हुआ कि इन गाड़ियों को क्यों पकड़ा जा रहा है। हमने सारी जिनके दोषी लोग थे उन्हीं को गिरफ्तार किया और जो गाड़ियां जो कोई ना कोई कमी थी, आरसी नहीं है, नंबर नहीं है, आरसी होते हुए नंबर उतार रखा है और कोई भी, मैंने इनको कहा, हमारे तीनों विधायक आए थे वहां उस इलाके के, तो मैंने कहा भी अगर कोई निर्दोष कोई पकड़ा गया या उसकी गाड़ी कहीं अगर हुआ तो मुझे आप नंबर दीजिए, मैं उनको ठीक करूंगा, एक्शन लेंगे पुलिस के खिलाफ भी। लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उनकी पेट भी थपथपाएंगे। एफआईआर है सारे एक्शन टेबल पे रख लो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हुड्डा शासनकाल की तुलना में अब खनन विभाग का रेवेन्यू बढ़ा है, साथ ही अवैध खनन पर कार्रवाई भी की जा रही है। दोनों ने एक दूसरे पर शायराना अंदाज में वार पलटवार किया। आइए आपको भी दिखाते हैं। इनके 5 से लेकर के 2014 तक 1267 करोड़ रुपया कुल मिला के आया। ये है 9 सालों का हिसाब। 9 सालों में 1267 यानी 130 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और हमने 2015 से 14-15 तो इन्हीं का माना जाएगा क्योंकि हम तो नवंबर में आए थे, इसलिए 15 के बाद 16 से 15-16 ऑनवर्ड्स और ये 22 यानी 21-22 तक ये 7 साल हो जाते हैं। 7 साल में 4660 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, अर्थात 900 कितना हुआ 650 करोड़ रुपया। अरे आपके समय में थी ये, आपके समय हमने तो रेवेन्यू आया आपके समय, क्योंकि आप 130 करोड़ रुपया साल का ला रहे हैं, बाकी सब इलीगल चल रहा है। एक साल में 87 करोड़ 80 करोड़ 70 करोड़। सुप्रीम कोर्ट का देखें, माइनिंग बंद थी कि नहीं बंद थी? अरे माइनिंग बंद थी तो आमदनी कहां से होगी? आप लोगों ने कराई, आमदनी हो गई, कोई काम बंद नहीं था किसी के भी। अगर आपकी काम बंद नहीं थे, बढ़ गई है तो इतना कर्जा क्यों हो गया प्रदेश पे? 3 लाख कोई कर्जा नहीं है, कर्जे का ये मैं पहले बता चुका हूं और फिर अवसर आएगा फिर बताऊंगा। अध्यक्ष जी, लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। आज प्रदेश सरकार आपसे पूछ रही है, लहजा मेरे पे मत बताओ। प्रदेश सरकार आपसे पूछ रही है, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे, पूरा लूट के आ रहा है। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये सारा जवाब पूरा हो गया। महफिल में जो हमें दाद देने से कतराते हैं, महफिल में
जो हमारी दाद देने से कतराते हैं, सुना है तन्हाइयों में वो हमारी शायरी गुनगुनाते हैं। आप अपनी बात कर रहे हो, मैंने सुना है आप अपने घर बैठ के हमारी शायरी बताते हो। मैंने सुना है ये बात, ठीक कह रहे हो आप, आपके बारे में सुना है। अवैध खनन पर सदन में विपक्ष को गृह मंत्री अनिल विज ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डीएसपी शहीद हुआ, ऐसे में पुलिस गांव-गांव जाकर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करे तब भी विपक्ष को आपत्ति, ना करे तब भी आपत्ति। कि मैंने सारों के प्रश्न सुने हैं कि कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो भी एतराज करते हैं कि जाके गाड़ियां पकड़ ली। मेरी बात सुनिए, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? हमने कहा कि जितनी बिना नंबर की गाड़ियां हैं सारी पकड़ लो, और खाली वहां का नहीं कहा, नू का नहीं कहा, मैंने सारे हरियाणा का कहा। मैंने कहा कहीं पर भी बिना नंबर की गाड़ी है, क्योंकि जितना क्राइम हो रहा है, जितना क्राइम हो रहा है वो बिना नंबर की गाड़ियों में हो रहा है, या अवैध नंबर की गाड़ियों में। क्या आपको इससे कोई इतराज है? तो फिर आप उठा रहे हो जी, इतनी चेकिंग करा दी, ये करा दिया। जब एक डीएसपी अगर डीएसपी शहीद होगा तो क्या हम कार्रवाई नहीं करेंगे? हम मरने दें अपने पुलिस वालों को, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। और जो गाड़ियां हमने वहां से बरामद की हैं, हम उनकी भी जांच कर रहे हैं कि कितनों के ओरिजिनल मालिक है, कितनी चोरी की है। जो ओरिजिनल होंगे हम वापस कर देंगे, जो चोरी की होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसका भी आप एतराज करते हो। और आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, आप रिकॉर्ड निकाल के देखो कि कितने विधायक बोल रहे हैं कि इतनी पुलिस वहां डाल दी। अरे क्यों नहीं डालूंगा पुलिस, मेरा डीएसपी मारा गया है, डालूंगा पुलिस, क्यों नहीं डालूंगा? करूंगा कार्रवाई, मेरा डीएसपी मारा गया वहां पे, डालूंगा मैं। हाँ, शहीद हुआ, बिल्कुल शहीद हुआ, मेरा डीएसपी शहीद हुआ है, मैं क्यों छोड़ूं? और आपने कहा हम जांच करते हैं डेड एंड टू डेड एंड, हम वहां तक भी पहुंचे हैं किस क्रशर पे ये माल जाता था, पहुंचे हैं हम। सदन में अवैध खनन के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ इस तरह से सरकार पर तंज कसा है। आइए आपको दिखाते हैं। बत्रा साहब बोल रहे थे कि साहब रावली जो है वो 12,000 एकड़ में है और उसमें 55 आदमी है। मैं इन्हें पूछना चाह रहा हूँ कि अरावली कोई अभी तो पैदा नहीं हुआ 2014, ये तो पुराना है अरावली। आपकी सरकार में तब कितने थे? जब 5,000 से लेकर इतना ही था ना, तब अधिकारी इतना ही थे यार। नहीं, ऐसी बात नहीं करो। जवाब देते थे, अब तुम्हारी सरकार ने तो कभी नहीं कहा। नहीं तो दे रहे हैं ना, जवाब दे रहे हैं, अपनी जवाब दे रहे हैं। पर आपकी बात अध्यक्ष महोदय ये तो ऐसा काम कर रहे हैं, माफ करना, एक डॉक्टर बन गया, दांतों का डॉक्टर बन गया, और वो ना उसके पास जमूरा ना और कुछ, एक कुर्सी मेज लेके बैठ गया, लिख दिया दांतों के दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो जुर्माना। वो एक आया जाड़ में दर्द बोला, अच्छा कुछ था ही नहीं उसके पास, 2 शीशी रखे हुए था, उसमें मिर्चों का पानी बिठा दिया, उसकी आंख में वो डाल दिया, वो बोले आंख, वो बोले दांत, बोल छोड़ दांत को, मेरी आंख बचा। ये तो ये काम करे, इधर से उधर करे, तुम्हारी पिछली सरकार में ये था। अब तू अपनी तो बता भाई, पिछली बता, अपनी पिछली बता रहा है, अपनी बता क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ। हुड्डा साहब मेरी बात डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को नहीं जा रहे। हुड्डा साहब मेरी बात सुनो, कोई बीमारी हो, किसी डॉक्टर के पास को जाए, वो ये तो पूछता है कि बीमारी कितनी पुरानी है, वो तो ये बता रहे कि बीमारी कितनी पुरानी है। मिर्चों के पानी की शीशी ले आए आप, मिर्चों के पानी की शीशी ले आए, वो डालने की कोशिश कर रहे हो मिर्चों की पानी। तो वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्से को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है।
जिसमें हरियाणा ने पंजाब विश्वविद्यालय में अपना हक मांगा है। विधानसभा में ध्वनि मत से प्रस्ताव पास भी हुआ है। इस दौरान पंजाब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी सदन में मौजूद रहे। इस साल पंजाब के इस समय पंजाब के 168 कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के कारण हरियाणा का कोई भी कॉलेज इससे एफिलेटेड नहीं है। 27/10/93 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें इस अमेंडमेंट के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी की विभिन्न निकायों में से हरियाणा सरकार के नामिनी प्रत्याशी को भी हटा दिया गया, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और भारत सरकार के बीच वित्तीय दांव भी बदल गया। शुरुआत में पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ द्वारा साझा किया गया था। वर्तमान में यह खर्च केवल भारत सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता है। अतः हरियाणा सरकार अपने हक को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। और मैं समझता हूं कि पूरा जो भी प्रस्ताव, जो संकल्प लेके आई है, तो मैं समझता हूं पूरा हाउस इससे सहमत है और निश्चित तौर से अपने हिस्से का जो बजट है वो भी इसमें देंगे। मेरा सभी से अनुरोध है सदन में कि हम कभी हरियाणा विधानसभा पे अपने हक की बात करते हैं, कभी हम हरियाणा सचिवालय में अपने 60-40 के शेयर की बात करते हैं, कभी हम लोग जो है बात करते हैं कि हमें चंडीगढ़ कैपिटल, कभी SYL। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसमें जो कि पहले से ही हमारा हिस्सा उसमें था, हमने किसी वजह से हमारे हिस्से को हमने डिसएफिलिएट कर दिया। हरियाणा सरकार, हम ये रिकमेंड करें कि हम लोग अपने हिस्से को रेस्टोर करवाने के लिए रीजनल सेंटर और उसमें एफिलिएशन करवाने के लिए अपने हरियाणा के स्टेक होल्डर्स का, सिटीजन्स का और बच्चों के हक की लड़ाई को लड़ते हुए इस मामले को पूरा सदन एक आवाज से ये हम लोग कहें कि हम लोग मिनिस्टर ऑफ होम से जो है इस मामले को टेकअप करते हुए हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से को, एडमिशन को सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे हरियाणा के बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे जितनी अच्छी पंजाब यूनिवर्सिटी है उतनी उससे बढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे सर हिंदू कॉलेज है, स्टीफन कॉलेजेस हैं, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते थे पहले। जब हमारा हिमाचल में सोलन में था, होशियारपुर जलंधर में था, हमारा रोहतक में रीजनल सेंटर था। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सदन से अनुरोध है कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशंस लेते हैं, उनको पूरा मिलता है। हमारे हरियाणा के बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन में, टीचिंग फैकल्टी में हमारा हक नहीं मिलता। तो इसके रेस्टोरेशन के लिए आज मैंने ये हमारा एक जो रेजोल्यूशन दिया है, इस पे काइंडली जो है सदन इसका नोट ले, और हम रिकमेंड करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिस्से के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है या करेंगे, उसका संज्ञान जो है सदन पर रखने का काम करें। हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।